नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पॉर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 6 नवंबर 2020 को डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन में आए हुए प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न पत्र है यहाँ पर हम सभी बहुविकल्पियों को लेंगे और वन लाइनर यानी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पर हम लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। दोस्तों, आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, सभी आप मैच करते चलिए और अपने प्रश्नों के उत्तर हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपके इन 30 प्रश्नों में से कितने उत्तर सही हुए। तो यहाँ पर जो पहला ही प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं 1191, 1197, 1192 या फिर 1194। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर रजिया सुल्तान? तो गुलाम वंश का प्रथम जो सुल्तान था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, मिसिसिपी, नील या फिर होंगो? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कितनी लंबी है ये? 6650 किलोमीटर है और अफ्रीका में है ये। अगला यहाँ पर प्रश्न है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण बताइए। पोपा, विसुवियस, फ्यूजियामा या फिर स्ट्रोम्बोली? तो यहाँ पर जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है वो है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमेशा इसके अंदर से लावा निकलता रहता है, उस लावा से इसके चारों तरफ प्रकाश उठता है, तो इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 में है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन देखिए, यहाँ पर कहाँ दे रखा है, 12 से 35 कहाँ है? तो वो हम कह सकते हैं कि 19 से 22, यहाँ पर इसको एक्यूरेट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 12 से 35 हो सकता है। अगला है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगला जो यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 7 है, बैंक ड्राफ्ट क्या है? साख मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा? तो यहाँ पर जो बैंक ड्राफ्ट है वो हम एक तरीके से कह सकते हैं ये प्रतिनिधि पत्र मुद्रा है, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक ड्राफ्ट होता है वो एक बैंक से दूसरे बैंक में जाकर जमा होता है और वो पिछले बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया? तो 1025 से 26। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने करवाया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, 71%। आगे बढ़ते हैं, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण संगमरमर आपका है, स्लेट है, क्वार्टजाइट है, लेकिन जो ग्रेनाइट है ये आपका आग्नेय शैल का उदाहरण है। अगला यहाँ पर है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से ले गई? दिल्ली से कहाँ ले गया? तो दिल्ली से दौलताबाद ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला यहाँ पर प्रश्न है, अश्व अक्षांश से संबंधित है 30, 60, 45 या फिर 90? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो पेटियां होती हैं उनको हम अश्व अक्षांश कहते हैं। तो 30 से 35 यहाँ पर रिलेट करेगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 30। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। ये जो धारा है ये उत्तरी महासागर की गर्म जल धारा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था बृहदत्त। ठीक है, ये है बृहदत्त। अगला जो मंदिर है, अगला जो प्रश्न है, दशावतार मंदिर कहाँ है? तो दशावतार मंदिर जो है वो झांसी में है। झांसी में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न है, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो बनारस में हुआ था।
चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। रूपांतरित को कायांतरित भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये कृषि के उत्पादन से संबंधित है। और इससे भी संबंधित एक लाइन और लिख देंगे तो आपका और 1 नंबर बिल्कुल पुख्ता हो जाएगा। ज्वार भाटा कब आता है? तो ज्वार भाटा कब आता है? ये जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण की जो शक्तियाँ होती हैं वो जब क्रियाशील हो जाती हैं तो ज्वार भाटा आता है। जीव मंडल की हम परिभाषा लिखनी है यहाँ पर। तो जीव मंडल की परिभाषा क्या होती है? पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा उनमें रहने वाले सभी पौधों तथा जंतुओं के इकट्ठे रूप को जीव मंडल कहा जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में बायोस्फीयर कहते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं? फिर से यही क्वेश्चन आ गया। सेल और चट्टान एक ही चीज़ होती हैं, तो इनके 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित या रूपांतरित सेल। सूर्यालय क्या है? दोस्तों ये जो प्रश्न है थोड़ा अजीब है। सूर्यालय अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ जो समझेंगे, सूर्य का आलय यानी सूर्य जहाँ रहता है, या हम कह सकते हैं कि सूर्य का जो मंदिर है। अब इसका क्या है एक्यूरेट आंसर आपने लिखा है हमें नीचे कमेंट में बताइए। इसके बारे में तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। जो भी आपने लिखा है हमें नीचे कमेंट में बताइए कि सूर्यालय के बारे में आपने क्या लिखा है। विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन क्या है। विजयनगर जो राजधानी एक साम्राज्य था जो कि 1336 से 1646 तक वहाँ पर विजयनगर का साम्राज्य रहा। मध्यकालीन का एक साम्राज्य था ये। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया था और इसका जो वास्तविक एरिया था वो था कर्नाटक। और इसकी स्थापना किसने की थी? जो आपका विजयनगर साम्राज्य था, हरिहर और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी इसकी स्थापना। नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो नागरिकता जो है वो 5 से 11 अनुच्छेद से संबंधित है। खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम लिखो। तो खिलजी वंश के शासक हो गए जैसे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी। तो ये इस तरह आपने देखिए 4 शासकों के नाम मैंने बता दिए। बात करें स्थायी पवन। स्थायी पवन किसे कहते हैं? जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चला करती हैं उन्हें स्थायी पवन कहते हैं। ये जो पवनें होती हैं वो सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक ही दिशा की ओर बहती रहती हैं, तो इन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। मतलब स्थायी पवनें का ये मतलब है कि वो वर्ष भर एक ही दिशा में बहती रहती हैं, उन्हें हम स्थायी पवनें कहते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ पर हमने 30 प्रश्नों के आपके उत्तर बताए। अब इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए वो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएँ, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।